दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वो कैप शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है एगनी। दोस्तों एगनी का मतलब होता है भीषण पीड़ा, अत्यधिक दर्द, गहरी वेदना, तीव्र मानसिक या फिर शारीरिक कष्ट या फिर असहनीय दुख। तो ये सारे इसके पॉसिबल मीनिंग्स है। एगनी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा फिजिकल और इमोशनल पेन, यानी कि शारीरिक या फिर मानसिक दर्द जो इतना ज़्यादा इंटेंस हो कि उसे जो है वो मतलब कि सहना मुश्किल हो जाए। यानी जब किसी इंसान को इतना ज़्यादा दर्द, इतना ज़्यादा दुख या फिर इतनी ज़्यादा तकलीफ हो कि वो अंदर से टूटने लगे, तो उस कंडीशन को हम एगनी कहते हैं। इस वर्ड का जो यूज़ है वो सिर्फ बॉडी पेन के लिए नहीं होता, यानी कि सिर्फ हमारे फिजिकल पेन के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि इमोशनल पेन के लिए भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हो सकता है। जैसे कि किसी अपने को खो देने का दुख होना, यानी कि दर्द होना, या फिर बहुत ही बड़ी फेल्योर का मतलब कि दुख होना, सीवियर इंजरी का मतलब कि अनबियरेबल पेन होना, या फिर किसी बुरी खबर का गहरा इमोशनल शॉक होना। तो ये सब एगनी के एग्जाम्पल्स है। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि एगनी का मतलब सिर्फ पेन नहीं होता है। पेन का क्या मतलब होता है? पेन का तो मतलब होता है दर्द, लेकिन एगनी का मतलब होता है इतना सीवियर और इतना अनबियरेबल, यानी कि असहनीय दर्द कि उसे सहना मुश्किल हो जाए। यानी कि एगनी में एक्सट्रीम पेन, सफरिंग, इमोशनल इंटेंसिटी, सारी चीज़ें जो है वो एक साथ आती है। हर एगनी जो है वो पेन हो सकती है, लेकिन हर पेन जो है वो एगनी नहीं हो सकती। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई दर्द जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों इस वर्ड को समझने के लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है। जैसे कि मान लीजिए कि सोचो किसी स्टूडेंट ने कई साल तक मेहनत करके एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की, लेकिन रिजल्ट आया और वो सिर्फ और सिर्फ आधे नंबर से रह गया और उसे जो है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा दुख होता है। तो ये क्या है? इस दुख को हम कहेंगे एगनी। या फिर हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है कि एक प्लेयर जो है वो मैच के दौरान बुरी तरीके से मतलब कि घायल हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है। उसके पैर में जो है वो इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो खेलने की तो दूर की बात है, वो सही से खड़ा भी नहीं हो सकता। तो वो क्या है? तो वो भी एगनी है। या फिर हम कह सकते हैं कि एक इंसान अपने बहुत ही करीबी दोस्त को हमेशा के लिए खो देता है, यानी कि उसके दोस्त की मान लीजिए कि डेथ हो जाती है, तो उसका जो इमोशनल पेन है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा है। तो वो भी एगनी है। यानी कि एगनी का मतलब होता है कि इतना ज़्यादा दर्द कि जो सहा नहीं जा सके, या फिर एक्सट्रीम पेन जिसे हम कह सकते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि एगनी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा शारीरिक या फिर मानसिक दर्द जो सहना मुश्किल हो जाए, तो उसे हम कहते हैं एगनी। अब दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें समझकर आपको अच्छे से मतलब कि क्लियर हो जाएगा कि इस वर्ड को हमें जो है वो सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस आता है ही क्राइड इन एगनी। ये मतलब कि इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में मतलब कि रो रहा था। उसका पेन जो है वो कैसा था? तो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस था, बहुत ही ज़्यादा सीवियर था। इस तरीके से आप समझ पाओगे। या फिर हम कहेंगे शी वॉज इन एगनी आफ्टर द एक्सीडेंट। मतलब कि एक्सीडेंट के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में थी। यानी कि इंजरी की वजह से वो बहुत मतलब कि तकलीफ में थी। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। या फिर हम कहेंगे वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स वॉज प्योर एगनी। मतलब कि रिजल्ट का इंतज़ार करना बहुत ही मतलब कि तकलीफदायक होता है। यानी कि इमोशनल स्ट्रेस होता है, टेंशन बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये भी एक तरीके की एगनी है, ये भी एक तरीके का क्या है? तो दर्द है, यानी कि पेन है। यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए मैं आपको फिर से बता दूं कि एगनी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा शारीरिक या फिर मानसिक दर्द या फिर तकलीफ जो कि सहना क्या हो? तो मुश्किल हो जाए, तो उसे हम कहते हैं एगनी। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि एंग्विश, टॉर्मेंट या फिर सफरिंग। ओके, सबसे पहला हमारा वर्ड आता है एंग्विश। दोस्तों एंग्विश का मतलब होता है गहरा इमोशनल दुख या फिर पीड़ा। ओके, ध्यान रखना है कि एंग्विश क्या है? तो इमोशनल दर्द को मतलब कि रेफर करता है। एंग्विश ज़्यादातर मेंटल पेन के लिए यूज़ होता है, जबकि एगनी फिजिकल और इमोशनल दोनों पेन के लिए यूज़ हो सकता है। तो ये भी आपको डिफरेंस समझना है कि एंग्विश जो है वो ज़्यादातर हमारी इमोशनल या फिर जो मेंटल पेन होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, जबकि एगनी को हम इमोशनल और मेंटल के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं, साथ ही साथ फिजिकल दर्द के लिए भी हम उसे मतलब कि दिखा सकते हैं। या फिर हमारा दूसरा वर्ड आता है सिनोनिम में टॉर्मेंट।
दोस्तों टॉर्मेंट का मतलब होता है लगातार और बहुत ही ज़्यादा दर्द या फिर तकलीफ। ओके, टॉर्मेंट अक्सर लॉन्ग लास्टिंग सफरिंग को दिखाता है, जबकि एगनी किसी इंटेंस पेन के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो ये भी चीज़ आपको समझनी है। और तीसरा हमारा वर्ड आता है सफरिंग। दोस्तों सफरिंग का मतलब आपको पता होगा, सफरिंग का मतलब होता है कि किसी दर्द या फिर तकलीफ को झेलना, सफ़र करना, यानी कि मतलब कि उससे गुजरना, बेसिकली उसे झेलना यानी कि उसे सहना, तो उसे हम सफरिंग कहते हैं। ओके, सफरिंग एक जनरल वर्ड है, जबकि एगनी उस सफरिंग का बहुत ही एक्सट्रीम लेवल को दिखाता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है जहाँ पर हमने एंग्विश, टॉर्मेंट या फिर सफरिंग जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर अगेन हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, कंफर्ट, रिलीफ या फिर प्लेजर। दोस्तों सबसे पहला हमारा वर्ड आता है कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब होता है आराम या फिर सुकून, यानी कि ये जो वर्ड है वो एगनी का डायरेक्ट अपोजिट है। दूसरा हमारा वर्ड आता है रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है दर्द या फिर टेंशन से राहत मिलना। रिलीफ का क्या मतलब होता है, राहत मिलना, यानी कि एकदम से मतलब कि आपको जब मतलब कि अच्छा कंफर्ट मिलता है, राहत मिलती है किसी चीज़ से, किसी चीज़ से पीछा छूट जाता है, तो उसे हम रिलीफ कह सकते हैं बेसिकली। यानी कि एगनी में सीवियर पेन होता है, जबकि रिलीफ में वो जो पेन है वो कम हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं रिलीफ, यानी कि राहत मिलना। तीसरा हमारा वर्ड आता है प्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है खुशी या फिर आनंद, यानी कि प्लेजर ये जो है वो पॉजिटिव फीलिंग होती है, जबकि एगनी एक्सट्रीम सफरिंग को दिखाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें भी आपको समझते हुए चलनी है। तो यहाँ पर हमने जो है वो साथ ही साथ हमारे सारे एंटोनिम्स भी डिस्कस कर लिए हैं, जहाँ पर हमने कंफर्ट, रिलीफ और प्लेजर जैसे वर्ड्स को देखा है। अब दोस्तों आते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, शी वॉज इन एगनी आफ्टर लूजिंग हर पेट। ओके, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि वो अपना जो है वो पेट खो देने के बाद वो बहुत ही गहरे दुख और इमोशनल पेन में थी। यानी कि उसके लिए वो सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि उसके फैमिली का हिस्सा था। इसी वजह से उसका जो दुख है वो कैसा था, तो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस, बहुत ही ज़्यादा गहरा था, यानी कि वो डीप एगनी में थी। यहाँ पर एगनी का मतलब है ऐसा इमोशनल पेन जो कि बहुत ही ज़्यादा गहरा हो और जिसे सहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, तो उसे हम कहते हैं एगनी। दोस्तों आई होप आपको ये वो जो वर्ड है वो अच्छे से समझ आ चुका है, सारे एग्जाम्पल्स भी समझ आ चुके हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है बेलिटिल। दोस्तों बेलिटिल का मतलब होता है तुच्छ समझना, किसी को छोटा दिखाना, कम करके आंकना किसी को, उसका महत्व यानी कि इंपॉर्टेंस कम करना, या फिर नीचा दिखाना, किसी की अवहेलना करना, यानी कि बेसिकली किसी की इंसल्ट करना। तो ये सारे इसके क्या है, तो पॉसिबल मीनिंग्स है। बेलिटिल मतलब क्या, तो इसमें ही जो है वो हमारा लिटिल वर्ड छुपा है। लिटिल मतलब कि छोटा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी को छोटा दिखाना, किसी को तुच्छ समझना, किसी को नीचा दिखाना, तो उसे हम बेलिटिल कहते हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो इसे याद रख पाओगे कि हमारे बेलिटिल इस वर्ड में ही लिटिल आता है। तो लिटिल का मतलब होता है छोटा, और छोटे से हमें क्या समझना है कि किसी को जो है वो मतलब कि छोटा दिखाना, कम आंकना, उसका इंपॉर्टेंस कम करना, उसे जो है वो मतलब कि नीचा समझना, तो उसे हम कहते हैं बेलिटिल। यानी कि एक बार आपको फिर से बताती हूँ कि बेलिटिल का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति, उसके अचीवमेंट्स, उसकी एबिलिटीज़ या फिर किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस को जानबूझकर कम दिखाना, या फिर उसका मजाक उड़ाकर उसे इनसिग्निफिकेंट बना देना। इनसिग्निफिकेंट बना देना यानी कि उसे कम इंपॉर्टेंट बना देना, लेस इंपॉर्टेंट बना देना, यानी कि इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इतना कोई महत्व नहीं रखता, ऐसा बना देना। यानी जब कोई इंसान किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उसकी वैल्यू या फिर उसका इंपॉर्टेंस को, मतलब कि उसके इंपॉर्टेंस को कम कर देता है, तो उसे हम बेलिटिल कहते हैं। इस वर्ड में सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं होती है। यानी कि क्रिटिसिज्म का क्या मतलब है कि इस वर्ड में सिर्फ किसी की अवहेलना करना, किसी की इंसल्ट करना, किसी को भला बुरा कहना, उसकी निंदा करना, टिप्पणियां करना, सिर्फ यही सब शामिल नहीं है, बल्कि दूसरे को छोटा या फिर लेस इंपॉर्टेंट फील करवाना भी शामिल होता है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी कि आपको जो है वो कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि बेलिटिल का मतलब सिर्फ क्रिटिसाइज करना नहीं होता है, क्योंकि क्रिटिसाइज का मतलब होता है किसी की गलती या फिर किसी की कमी बताना, टिप्पणियां करना बेसिकली। जबकि बेलिटिल का मतलब होता है किसी की वैल्यू, किसी का टैलेंट, किसी के अचीवमेंट को जानबूझकर छोटा दिखाना, या फिर उसका इंपॉर्टेंस, उसका महत्व कम करना। ठीक है, यानी कि बेलिटिल का पर्पस क्या होता है कि अक्सर मतलब कि इंसान को नीचा दिखाना होता है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे। जैसे कि हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है। सोचो एक स्टूडेंट ने कंपटीशन में सेकंड प्राइज जीता। उसका दोस्त कहता है कि बस सेकंड ही तो आया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो उसके अचीवमेंट की इंपॉर्टेंस को क्या कर रहा है, तो कम कर रहा है। ठीक है, वो उसके सक्सेस को बिलिटिल कर रहा है।
इस तरीके से आप समझ पाओगे। या फिर मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय है, एक कर्मचारी है जो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन उसका बॉस कहता है कि ये तो कोई भी कर सकता है, ये तो कोई भी कर ले। तो बॉस उसकी मेहनत को क्या करेगा, तो बेलिटिल कर रहा है यहाँ पर, यानी कि उसकी मेहनत को क्या कर रहा है, तो कम आंक रहा है या फिर नीचा दिखा रहा है, उसकी मेहनत को छोटा समझ रहा है या फिर इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, इस तरीके से। या फिर मान लीजिए कि एक बच्चा है जो कि ड्राइंग कंपटीशन जीतता है, तो कोई कहता है कि ये तो सिर्फ बच्चों का गेम था, इसलिए इसने कर लिया। तो वो उसके अचीवमेंट को क्या कर रहा है, तो उसके अचीवमेंट को बिलिटिल कर रहा है, यानी कि कम आंक रहा है, इस तरीके से। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि बेलिटिल का मतलब होता है किसी की वैल्यू, किसी की अचीवमेंट या फिर किसी का इंपॉर्टेंस, उसे जो है वो जानबूझकर कम करके दिखाना, नीचा आंकना, और या फिर उसे लेस इंपॉर्टेंट समझना, किसी के अचीवमेंट को, किसी की वैल्यू को, किसी इंसान को, तो उसे हम जो है वो बेलिटिल करना कहते हैं। दोस्तों उसी साथ हमारे पास जो है वो मतलब कि और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंग्लिश में, जिसे आप समझ कर अच्छे से समझ पाएंगे कि बेलिटिल क्या है और कैसे हमें इसका जो है वो सेंटेंसेस में यूज़ करना है। तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस आता है, डोंट बेलिटिल अदर्स एफर्ट्स। इसका मतलब क्या है कि दूसरों की मेहनत को छोटा मत समझो, यानी कि हर किसी के हार्डवर्क की रिस्पेक्ट करो, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। या फिर शी नेवर बेलिटिल्स हर टीममेट्स, मतलब कि वो अपने टीममेट्स को कभी भी नीचा नहीं दिखाती, यानी कि उन्हें जो है वो कभी भी डिमोटिवेट नहीं करती है, वो सबकी रिस्पेक्ट करती है, इस तरीके से। या फिर हम कहेंगे हिज कमेंट्स बेलिटिल माई अचीवमेंट्स, मतलब कि उसकी बातों ने मेरी अचीवमेंट्स, यानी कि जो भी मेरी उपलब्धियां थी उनकी इंपॉर्टेंस को कम कर दिया। जो भी मैंने अचीव किया था मेरी लाइफ में, तो उसने क्या किया, उन सारी चीज़ों को कम करके दिखाया कि मैंने कुछ भी अचीव नहीं किया है, कम आंक दिया मेरी सारी अचीवमेंट्स को, यानी कि उसने मेरी सक्सेस को छोटा दिखाया। तो इस तरीके से आपको जो है वो ये सेंटेंस भी ध्यान रखना है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में ओवरऑल मीनिंग के लिए मैं आपको फिर से बताऊं कि बिलिटल का मतलब होता है किसी व्यक्ति या फिर उसके अचीवमेंट्स और उसके एबिलिटीज़ या फिर उसके इंपॉर्टेंस को जानबूझकर छोटा या फिर कम इंपॉर्टेंट दिखाना, तो उसे हम कहते हैं बिलिटल। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, डिमीन, अंडरमाइन या फिर डिस्पैरेज। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है डिमीन। डिमीन का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना या फिर उसकी डिग्निटी को कम करना। डिग्निटी को कम करना यानी कि उसकी इज्जत आबरू को कम करना, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डिमीन करना, बेसिकली किसी को नीचा दिखाना, ठीक है। डिमीन जो है वो ज़्यादातर रिस्पेक्ट और डिग्निटी को हर्ट करने पर फोकस करता है, जबकि बेलिटिल वैल्यू या फिर इंपॉर्टेंस को कम दिखाने पर जो है वो फोकस करता है। तो इन दोनों का डिफरेंस भी आपको समझते हुए चलना है। या फिर दूसरा हमारा वर्ड आता है अंडरमाइन। दोस्तों अंडरमाइन का मतलब होता है किसी की कॉन्फिडेंस, किसी की अथॉरिटी या फिर पोजीशन को धीरे धीरे कमज़ोर करना। अंडरमाइन में कॉन्फिडेंस या फिर सपोर्ट को वीकन किया जाता है, उसे कमज़ोर किया जाता है, जबकि बिलिटिल में किसी को डायरेक्टली छोटा दिखाया जाता है। तो ये भी डिफरेंस आपको समझना है। तीसरा हमारा वर्ड आता है डिस्पैरेज। डिस्पैरेज का मतलब होता है किसी की बुरी बात करके उसकी रेप्यूटेशन या फिर उसके वैल्यू को कम करना। जैसे कि अगर आप किसी के पीठ पीछे उसकी बुरी बातें जो है वो लोगों को बताते हो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लोग उसके बारे में जो है वो कुछ गलत सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो डिस्पैरेज जो है वो क्रिटिसिज्म के थ्रू वैल्यू कम करता है, जबकि बिलिटिल किसी को इनसिग्निफिकेंट फील करवाने पर ज़्यादा फोकस करता है। इनसिग्निफिकेंट यानी कि लेस इंपॉर्टेंट फील कराने पर ज़्यादा फोकस करता है। तो आपको बिलिटिल और डिस्पैरेज के बीच का भी मतलब समझ आना चाहिए। अब दोस्तों ये तो हमने सारे हमारे सिनोनिम्स को डिस्कस किया है, जिसमें हमने डिमीन, अंडरमाइन और डिस्पैरेज जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया। अब एंटोनिम्स की तरफ आए तो हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, प्रेज, अप्रिशिएट या फिर रिस्पेक्ट। सबसे पहले समझते हैं प्रेज। प्रेज का मतलब क्या होता है, तारीफ करना, ठीक है, किसी की सराहना करना, प्रशंसा करना, तो उसे हम कहते हैं प्रेज करना। तो ये हमारा जो है वो बिलिटिल का डायरेक्ट अपोजिट है। सेकंड हमारा वर्ड आता है अप्रिशिएट। अप्रिशिएट का मतलब होता है किसी की वैल्यू, किसी का एफर्ट, उसको जो है वो पहचानना या फिर उसकी कदर करना। अप्रिशिएट का भी मतलब जो है वो लगभग यही होता है कि आप जो है वो किसी की सराहना कर रहे हो, किसी की प्रशंसा कर रहे हो, उसके काम को स्वीकार कर रहे हो, उसके काम की कदर कर रहे हो, तो उसे हम अप्रिशिएट करना कहते हैं। अप्रिशिएट बेसिकली इंपॉर्टेंस बढ़ाता है किसी चीज़ की, जबकि बिलिटिल इंपॉर्टेंस क्या करता है, तो कम करता है। ये आपको जो है वो मतलब कि अपोजिट डिफरेंस समझकर चलना है, ताकि आपको वर्ड्स ध्यान रखने में जो है वो आसानी हो सकती है। तीसरा हमारा वर्ड आएगा रिस्पेक्ट। दोस्तों रिस्पेक्ट का मतलब होता है किसी को सम्मान देना या फिर उसकी वैल्यू को मानना। रिस्पेक्ट में डिग्निटी और वैल्यू दी जाती है, यानी कि किसी को जो है वो रिस्पेक्ट देना मतलब कि उसको इज्जत दी जाती है, उसको मान सम्मान दिया जाता है। जबकि बिलिटिल में क्या किया जाता है, तो उन्हें कम किया जाता है। ये सारी चीज़ें क्या की जाती है, तो कम की जाती है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है, जहाँ पर हमने प्रेज, अप्रिशिएट और रिस्पेक्ट जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, नेवर बिलिटिल समवन्स ड्रीम्स। इसका क्या मतलब है, इस सेंटेंस का मतलब है कि कभी भी किसी के सपनों को छोटा या फिर बेकार मत समझो।
हो सकता है जो चीज़ तुम्हें छोटी लगे वही किसी और के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, बहुत बड़ी हो। इसीलिए किसी के गोल्स, किसी के ड्रीम्स या फिर किसी एम्बिशंस का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही उनकी इंपॉर्टेंस को कम करके दिखाना चाहिए, यानी कि उनकी इंपॉर्टेंस को कम नहीं आंकना चाहिए। यहाँ पर बिलिटल का क्या मतलब था? यहाँ पर बिलिटल का मतलब था जानबूझकर किसी के वैल्यू या फिर ड्रीम्स को इनसिग्निफिकेंट यानी कि कम इंपॉर्टेंट दिखाना। उस सेंस में हमने जो है वो सेंटेंस में इसका यूज़ किया था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि बिलिटल यानी क्या होता है और कैसे हम इसका यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डर्थ। दोस्तों डर्थ का मतलब होता है कमी, किसी चीज़ का अभाव, घोर कमी, किसी चीज़ का पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल ना होना, तो उसे हम डर्थ कहते हैं। ठीक है, डर्थ का मतलब होता है कि किसी ज़रूरी या फिर इंपॉर्टेंट चीज़ की बहुत ही कमी या फिर शॉर्टेज होना, तो उसे हम डर्थ कहेंगे। यानी कि जब किसी चीज़ की इतनी कम मात्रा हो कि उसकी कमी साफ साफ महसूस होने लगे तो उस सिचुएशन को डर्थ कहा जाता है। ये जो वर्ड है वो सिर्फ नॉर्मल कमी के लिए यूज़ नहीं होता बल्कि नोटिसेबल या फिर सीरियस शॉर्टेज के लिए यूज़ होता है। इसका जो यूज़ है, डर्थ का जो यूज़ है वो बहुत सी चीज़ों के साथ होता है, जैसे कि डर्थ ऑफ जॉब्स हम कह सकते हैं, यानी कि जॉब्स यानी कि नौकरी की कमी। डर्थ ऑफ वाटर हम कह सकते हैं, यानी कि पानी की कमी। डर्थ ऑफ टीचर्स हम कह सकते हैं, यानी कि शिक्षकों की कमी, यानी कि टीचर्स की कमी। या फिर डर्थ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भी हम कह सकते हैं, डर्थ ऑफ इंफॉर्मेशन भी हम कह सकते हैं, डर्थ ऑफ स्किल्ड वर्कर्स भी हम कह सकते हैं। तो ये सारे इसके क्या है, तो पॉसिबल मीनिंग्स है, यानी कि इन सब के साथ हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं डर्थ का, यानी कि कमी दिखाने के लिए किसी चीज़ की। और वो भी मतलब कि ऐसी छोटी मोटी कमी नहीं बल्कि सीरियस कमी। ओके, किसी चीज़ का शॉर्टेज होना, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस कमी होना, उसे हम डर्थ कहते हैं। डर्थ वर्ड शॉर्टेज की सीरियसनेस को ज़्यादा मतलब कि एम्फेसाइज करता है, उस पर ज़्यादा जोर देता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं, सोचो एक गांव में बहुत ही दिनों से बारिश नहीं हुई है, पानी के तालाब और जो कुएं हैं वो सारे सूख गए हैं। लोगों को पानी के मतलब कि पीने का जो पानी है वो मुश्किल से मिल रहा है, यानी कि उनको जो है वो मतलब कि ये सारी चीज़ें मिल नहीं रही। तो गाँव में क्या है, डर्थ ऑफ वाटर है, यानी कि पानी की कमी है, इस तरीके से हम बता सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि कंपनी को स्किल्ड एम्प्लॉयज़ नहीं मिल रहे, यानी कि जो मतलब कि काम कर सके, अच्छे कुशल हो, जिनमें एबिलिटीज़ हो, स्किल्स हो, तो ऐसे एम्प्लॉयज़, ऐसे कर्मचारी उनको नहीं मिल रहे हैं। यानी कि बहुत ही मतलब कि वैकेंसीज़ है लेकिन क्वालिफाइड लोग जो है वो मतलब कि बहुत ही कम है, फिर भी नहीं मिल रहे। तो वहाँ पर क्या है, डर्थ ऑफ स्किल्ड वर्कर्स है। ठीक है, या फिर हमारा तीसरा एग्जाम्पल आता है कि एक स्टूडेंट इंटर्नशिप ढूंढ रहा है लेकिन उसे सिटी में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही कम मिल रही है, यानी कि कहीं पर मिल ही नहीं रही। तो वहाँ पर क्या है, डर्थ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। यानी कि डर्थ का मतलब होता है किसी ज़रूरी चीज़ की बहुत ही ज़्यादा कमी होना या फिर अभाव होना, तो उसे हम कहते हैं डर्थ होना, यानी कि कमी या फिर शॉर्टेज को ये वर्ड दिखाता है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके मतलब कि एग्जाम्पल्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं इंग्लिश में जिन्हें आपको समझकर आसानी होगी कि इस वर्ड को हमें कैसे यूज़ करना है। जैसे कि हमारा सबसे पहला सेंटेंस आता है, देयर इज़ अ डर्थ ऑफ क्लीन वाटर, मतलब कि साफ़ पानी की बहुत ही कमी है, यानी कि लोगों को ज़रूरत के हिसाब से पानी नहीं मिल रहा। या फिर हम जो है वो दूसरा सेंटेंस देखें तो वो है, द टाउन फेसेस अ डर्थ ऑफ डॉक्टर्स, मतलब कि शहर में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, ज़रूरत के मुकाबले जो है वो डॉक्टर्स कैसे हैं, तो बहुत ही कम है, यानी कि बहुत ही पैमाने में मतलब कि कम डॉक्टर्स है वहाँ पे। या फिर हम कहेंगे द कंपनी हैज़ अ डर्थ ऑफ एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़, मतलब कि कंपनी में एक्सपीरियंस यानी कि जिनको मतलब कि कुछ अनुभव हो, जिनको कुछ एक्सपीरियंस हो, ऐसे एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़्यादा कमी है, यानी कि काम के लिए ज़रूरी एक्सपीरियंस स्टाफ उपलब्ध नहीं है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि डर्थ का मतलब होता है किसी ज़रूरी चीज़ की बहुत ही ज़्यादा और महसूस होने वाली कमी या फिर शॉर्टेज होना, तो उसे हम कहते हैं डर्थ। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, शॉर्टेज, स्कार्सिटी या फिर पॉसिटी। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है शॉर्टेज। शॉर्टेज का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी। शॉर्टेज एक जनरल वर्ड है, जबकि डर्थ ज़्यादा सीरियस और नोटिसेबल शॉर्टेज को दिखाता है। यानी कि शॉर्टेज जो है वो कम भी हो सकता है, कम सीरियस भी हो सकता है, लेकिन डर्थ जब आप यूज़ करते हो तो मतलब कि किसी चीज़ की इतनी कमी है कि उसकी सीरियसनेस को आप दिखा रहे हो कि कितनी ज़्यादा कम है, यानी कि बहुत ज़्यादा कम होना, तब आप जो है वो मतलब कि डर्थ का यूज़ करो। ठीक है, दूसरा हमारा वर्ड आता है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब होता है दुर्लभता या फिर बहुत ही कम मात्रा में कोई चीज़ उपलब्ध होना, अवेलेबल होना। स्कार्सिटी किसी चीज़ के नेचुरली या फिर इकोनॉमिकली कम होने को भी दिखाता है, यानी कि कोई चीज़ अगर नेचुरली ही कम है तो उसे भी हम स्कार्सिटी कह सकते हैं, जबकि डर्थ जो है वो ओवरऑल सीरियस लैक पर फोकस करता है। ठीक है, उस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तीसरा हमारा वर्ड आता है पॉसिटी।
पॉसिटी का मतलब होता है बहुत ही कम मात्रा या फिर अल्पता। अल्पता यानी कि किसी चीज़ की कमी होना, कोई चीज़ बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल होना। पॉसिटी जो है वो एक फॉर्मल वर्ड है जो कि क्वांटिटी की कमी को दिखाता है, यानी कि किसी चीज़ की मतलब की मात्रा कम है, कोई चीज़ मतलब कि कम मात्रा में अवेलेबल है, तो उसे हम जो है वो पॉसिटी कह सकते हैं। जबकि डर्थ प्रैक्टिकल शॉर्टेज पर ज़्यादा फोकस करता है। तो इस चीज़ को आपको जो है वो मतलब कि ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ तक तो हमने जो है वो हमारे सारे सिनोनिम्स को डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं एंटोनिम्स की। तो एंटोनिम्स में अगेन हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, एबंडेंस, प्लेंटी या फिर सरप्लस। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है एबंडेंस। एबंडेंस का मतलब होता है बहुत ही अधिक मात्रा या फिर भरपूर उपलब्धता, यानी कि कोई चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होना और उसकी बहुत ज़्यादा अवेबिलिटी होना, कोई कमी ना होना, तो उसे हम एबंडेंस कहते हैं। ठीक है, ये जो है वो ये वर्ड जो है एबंडेंस, ये डर्थ का डायरेक्ट अपोजिट है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। दूसरा हमारा वर्ड आता है प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा या फिर पर्याप्त मात्रा, यानी कि सफिशिएंट है। ठीक है, मतलब कि लगभग जितना चाहिए उतना है, ना कम है ना ज़्यादा है, या फिर बहुत ज़्यादा को भी हम प्लेंटी कह सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो पर्याप्त भी दिखाना चाहो कि जितनी ज़रूरत है उतना तो है, सबकी नीड्स पूरी हो रही है, तो उस तरीके से भी आप जो है वो प्लेंटी का यूज़ कर सकते हो। डर्थ में कमी होती है जबकि प्लेंटी में किसी चीज़ की भरपूर मात्रा होती है, या फिर जितनी हमें चाहिए होती है उतनी तो होती ही है, इस तरीके से। या फिर हमारा तीसरा वर्ड आता है सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा। इसमें जो है वो थोड़ा एग्जैजरेट टोन है कि जितना हमें चाहिए उससे भी ज़्यादा अवेलेबल है हमारे पास, यानी कि डर्थ में जो है वो शॉर्टेज होती है, जबकि सरप्लस में एक्स्ट्रा क्वांटिटी होती है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा होता है कुछ, तो उसे हम जो है वो सरप्लस कहते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है जहाँ पर हमने एबंडेंस, प्लेंटी या फिर सरप्लस जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब दोस्तों एग्जाम्पल की ओर आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक सेंटेंस है, द विलेज इज फेसिंग अ डर्थ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इस सेंटेंस का मतलब है कि गांव में पीने के पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई है। लोगों को अपनी डेली ज़रूरतों के लिए भी मतलब कि पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है, यानी कि जितना पानी चाहिए होता है उतना पानी उनको नहीं मिल रहा है। यहाँ पर डर्थ का मतलब क्या है कि ऐसी सीरियस शॉर्टेज जो लोगों की नॉर्मल लाइफ को अफेक्ट करे, प्रभावित करे, यानी कि जिसकी वजह से नॉर्मल लाइफ चल नहीं पा रही है, यानी कि उनको दिक्कत आ रही है अपनी डेली लाइफ को मतलब कि आगे बढ़ाने में, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डर्थ। ओके, यानी कि यहाँ पर क्या था, तो पीने के पानी का मतलब कि अभाव था, कमी थी विलेज में। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि डर्थ यानी क्या है और कैसे हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज करेंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कॉन्ड्यूसिव। दोस्तों कॉन्ड्यूसिव का मतलब होता है अनुकूल, सहायक, लाभदायक, किसी कार्य को आसान या फिर सफल बनाने वाला, या फिर अनुकूल वातावरण प्रदान करने वाला। तो ये सारे हमारे क्या है, तो इसके पॉसिबल मीनिंग्स है। अब इसे आसानी से समझते हैं। तो कॉन्ड्यूसिव का मतलब होता है ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन या फिर ऐसा फैक्टर जो किसी काम को आसान, बेहतर या फिर सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करे, यानी कि मदद करे। यानी जब कोई चीज़ सक्सेस, ग्रोथ या फिर अच्छे रिजल्ट को सपोर्ट करती है तो उसे हम कॉन्ड्यूसिव कहते हैं। इस वर्ड का जो यूज़ है वो अक्सर हम बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्ड्यूसिव इन्वायरमेंट हो सकता है, कॉन्ड्यूसिव एटमॉस्फेयर हो सकता है, कॉन्ड्यूसिव कंडीशन हो सकती है, कॉन्ड्यूसिव टू लर्निंग भी हम बोल सकते हैं, कॉन्ड्यूसिव टू ग्रोथ, कॉन्ड्यूसिव टू सक्सेस। तो इस तरीके से हम जो है वो बोल सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि इनका यूज़ कैसे करना है, क्योंकि अभी जो है वो हमें सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, यानी कि आपको इतना ध्यान रखना है कि कॉन्ड्यूसिव का मतलब होता है ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा वातावरण या फिर ऐसी कंडीशन जो नेचुरली किसी काम को सक्सेसफुल या फिर इजी बना दे। यानी कि कॉन्ड्यूसिव में सपोर्टिव कंडीशंस का आइडिया होता है, सिर्फ डायरेक्ट हेल्प का नहीं होता, क्योंकि हेल्प का मतलब होता है मदद करना, जबकि कॉन्ड्यूसिव का क्या मतलब होता है कि ऐसा इन्वायरमेंट होना जो नेचुरली किसी काम को सक्सेसफुल या फिर ईजी बनाने में हेल्प करती है, तो उसे हम जो है वो कॉन्ड्यूसिव कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ आएगा कि कॉन्ड्यूसिव यानी है क्या। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जो कि पढ़ने बैठा है, रूम में शांति है, अच्छी लाइटिंग है, मोबाइल भी बंद है, कोई आसपास डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई नॉइस नहीं है, तो उसके आसपास का ये जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है ना, ये कॉन्ड्यूसिव टू स्टडिंग है। यानी कि क्या है, तो उसको स्टडी करने में हेल्प कर रहा है, उसको मतलब कि सहायता दे रहा है आसपास का इन्वायरमेंट। तो वो जो इन्वायरमेंट वो कैसा है, तो कॉन्ड्यूसिव टू स्टडिंग है। इस तरीके से आप समझ पाओगे। या फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि एक कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छा ऑफिस देती है, ट्रेनिंग देती है, अच्छा फ्रेंडली कल्चर देती है, बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटीज़ देती है, पेड लीव देती है। तो इसी वजह से जो एम्प्लॉयज़ है वो क्या करते हैं, अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं और भी अच्छे से काम कर पाते हैं, क्योंकि उनको इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है। तो जो कंपनी का एनवायरनमेंट है वो क्या है, कॉन्ड्यूसिव टू प्रोडक्टिविटी है। यानी कि इन सारी फैसिलिटीज़ देने के बाद वर्कर्स अच्छे से काम कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो ये इन्वायरमेंट कैसा है, तो कॉन्ड्यूसिव टू प्रोडक्टिविटी है। यानी कि इन्वायरमेंट ऐसा है जो प्रोडक्टिविटी को हेल्प कर रहा है बढ़ने में, इस तरीके से। या फिर आप मान लीजिए कि तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं,
कि एक पौधा है, एक छोटा सा प्लांट है जिसको सही धूप मिल रही है, अच्छा पानी मिल रहा है, अच्छी मिट्टी मिल रही है, सारी चीज़ें जो है वो उसको ग्रोथ के लिए मिल रही है। तो ये जो कंडीशंस है ये क्या है, तो उसकी ग्रोथ के लिए कॉन्डिसिव है, यानी कि उसकी ग्रोथ को हेल्प कर रही है ये सारी कंडीशंस। तो इस तरीके से भी हम जो है वो कॉन्डिसिव का यूज़ कर पाएंगे। यानी कि सिंपल वर्ड्स में ओवरऑल मीनिंग के लिए बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कॉन्डिसिव का मतलब होता है सक्सेस को सपोर्ट करने वाला, या फिर ऐसा इन्वायरमेंट या फिर ऐसी सिचुएशन जो किसी काम को आसान बनाए या फिर सक्सेसफुल बनाए, तो उसे हम कहते हैं कॉन्डिसिव। अब दोस्तों उसी तरीके से हम कुछ और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे इंग्लिश में, जिससे आपको समझ आएगा कि इसका हमें यूज़ कैसे करना है। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल आता है, द लाइब्रेरी प्रोवाइड्स अ कॉन्डुसिव इन्वायरमेंट फॉर स्टडी। मतलब कि लाइब्रेरी पढ़ाई के लिए जो है वो अनुकूल माहौल देती है, यानी कि जैसा होना चाहिए वैसा माहौल देती है। वहाँ पर शांति और एटमॉस्फेयर होता है जो कि पढ़ाई करने में क्या करता है, तो और भी ज़्यादा हेल्प करता है और भी ज़्यादा सपोर्ट करता है इस तरीके से, ठीक है। यानी कि इन्वायरमेंट कैसा है, कॉन्डुसिव है, किस चीज़ के लिए, तो स्टडी करने के लिए। इस चीज़ से आपको जो है वो ध्यान रखना है। या फिर हमारा दूसरा एग्जाम्पल आता है, रेगुलर एक्सरसाइज इज कॉन्डुसिव टू गुड हेल्थ। मतलब कि रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो अच्छी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है, ये हेल्दी लाइफ को मतलब कि सपोर्ट करती है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। या फिर हमारा तीसरा एग्जाम्पल आता है, पॉजिटिव थिंकिंग इज कॉन्डिसिव टू सक्सेस। मतलब कि पॉजिटिव सोच रखना सक्सेस पाने में मदद करती है। अच्छा माइंडसेट बेहतर मतलब कि आपको रिजल्ट निकाल कर देता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और सिनोनिम्स को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, फेवरेबल, सपोर्टिव या फिर बेनिफिशियल। सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आता है, फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब होता है अनुकूल या फिर फायदेमंद। फेवरेबल एक जनरल पॉजिटिव कंडीशन को दिखाता है, जबकि कॉन्डिसिव स्पेशली सक्सेस या फिर प्रोग्रेस को सपोर्ट करने वाली कंडीशंस को एम्फेसाइज करता है, उन पर जोर देता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा हमारा वर्ड आता है सपोर्टिव। सपोर्टिव का मतलब होता है सहायक या फिर सपोर्ट देने वाला। सपोर्टिव डायरेक्ट सपोर्ट को दिखाता है, जबकि कॉन्डिसिव ओवरऑल इन्वायरमेंट या फिर सिचुएशन को डिनोट करता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। या फिर तीसरा हमारा वर्ड आता है बेनिफिशियल। दोस्तों बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक या फिर फायदेमंद। बेनिफिशियल रिजल्ट पर फोकस करता है, जबकि कॉन्डिसिव उन कंडीशंस पर जो रिजल्ट तक पहुंचाने में मदद करती है उन पर फोकस करता है, ठीक है। यानी कि कॉन्डिसिव क्या है, तो एक तरीके से सहायता करने वाली कोई चीज़ है। इस तरीके से आप समझ पाओगे। अब दोस्तों ये तो हमने सारे जो है वो हमारे सिनोनिम्स को डिस्कस कर लिया है, जहां पर हमने फेवरेबल, सपोर्टिव, बेनिफिशियल ये सारे वर्ड्स देखे हैं। अब अगर एंटोनिम की तरफ आए तो यहाँ पर हमारे पास एंटोनिम में जो है वो 3 वर्ड्स हैं, अनफेवरेबल, हार्मफुल या फिर इनहिबिटरी, ठीक है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है अनफेवरेबल। अनफेवरेबल का मतलब होता है प्रतिकूल या फिर नुकसान पहुंचाने वाला। जो अनुकूल ना हो तो वो क्या है, प्रतिकूल है, ठीक है। ये कॉन्डिसिव का क्या है, डायरेक्ट अपोजिट है। यानी कि जो कंडीशन जो है वो सहायक नहीं है, फेवरेबल नहीं है, अच्छी नहीं है किसी काम को करने के लिए, सपोर्टिव नहीं है किसी काम को करने के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अनफेवरेबल। दूसरा हमारा वर्ड आता है हार्मफुल। हार्मफुल का मतलब होता है नुकसान पहुंचाने वाला। ये एक जनरल वर्ड है, सबको पता है, ठीक है। कॉन्डिसिव जो है वो सक्सेस को सपोर्ट करती है, जबकि हार्मफुल उसमें रुकावट या फिर नुकसान पैदा करती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तीसरा हमारा वर्ड आता है इनहिबिटरी। ये कुछ नया वर्ड है। इनहिबिटरी का मतलब होता है रोकने वाला या फिर प्रोग्रेस में, यानी कि सफलता में या फिर किसी चीज़ की उन्नति में बाधा लाने वाला, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इनहिबिटरी का क्या मतलब होता है, कि ऐसी कोई चीज़ जो मतलब कि किसी चीज़ की सक्सेस को रोके या फिर उसके प्रोग्रेस में मतलब कि बाधा बन जाए, तो उसे हम इनहिबिटरी कहते हैं। कॉन्डिसिव क्या करता है, तो प्रोग्रेस को बढ़ाता है, ठीक है। जबकि इनहिबिटरी क्या करता है, तो प्रोग्रेस को स्टॉप करता है, स्लो करता है। तो इस तरीके से इस वर्ड का भी आपको मतलब कि मीनिंग ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये तो हमने सारे हमारे एंटोनिम्स भी डिस्कस कर लिए हैं, जहां पर अनफेवरेबल, हार्मफुल, इनहिबिटरी ये सारे वर्ड्स हमने देखे हैं, डिस्कस किए हैं। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल को डिस्कस करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पर एक सेंटेंस है, अ पीसफुल एटमॉस्फेयर इज कंड्यूसिव टू लर्निंग। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब है कि शांत और डिस्टर्बेंस फ्री माहौल पढ़ाई के लिए बहुत ही अनुकूल होता है, बहुत ही मतलब कि सपोर्टिव होता है। जब आसपास शोर ना हो, कंसंट्रेशन आपका बना रहे, तो स्टूडेंट अच्छी तरह से समझ पाते हैं और याद भी कर पाते हैं, यानी कि स्टडी उनकी अच्छी हो पाती है। यहाँ पर कॉन्डिसिव का मतलब है ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा माहौल जो लर्निंग को आसान और इफेक्टिव बनाए। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कॉन्डिसिव यानी क्या है और कैसे हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर।
तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अमीनेबल। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? अमीनेबल का मतलब होता है सहमत होने वाला, मानने वाला, सहयोग करने वाला, आसानी से राजी होने वाला, किसी सुझाव या फिर सलाह को स्वीकार करने वाला। तो ये सारे क्या है, तो इसके पॉसिबल मीनिंग्स है। यानी कि अमीनेबल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी सजेशन, किसी एडवाइस, किसी रिक्वेस्ट या फिर किसी चेंज को मानने के लिए तैयार हो। यानी कि जब कोई इंसान जिद्दी ना हो, बात समझकर कॉपरेट करने या फिर अपनी सोच को बदलने के लिए रेडी रहता है, तो उसे हम अमीनेबल कहते हैं। ठीक है, इस वर्ड का यूज उन लोगों के लिए हो सकता है जो रीजनेबल है, कोऑपरेटिव है यानी कि साथ देने वाले हैं, जैसा आप कहोगे वैसा करने के लिए तैयार है, या फिर ओपन माइंडेड है। ठीक है, जो मतलब कि सिचुएशन की गंभीरता को समझते हैं, आपका साथ देते हैं, आपकी बातों को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो उन्हें हम अमीनेबल कहते हैं। जैसे कि अमीनेबल टू एडवाइस हम कह सकते हैं, अमीनेबल टू चेंज हम कह सकते हैं, अमीनेबल टू सजेशन, अमीनेबल टू नेगोशिएशन, अमीनेबल टू ट्रीटमेंट। तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस में हम यूज कर पाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि अमीनेबल का मतलब सिर्फ एग्री करना नहीं होता है। एग्री का मतलब होता है किसी बात से सहमत होना, किसी बात को स्वीकार करना, जबकि अमीनेबल का मतलब होता है किसी सजेशन, किसी रिक्वेस्ट या फिर चीज को एक्सेप्ट करने के लिए विलिंगली, अपनी मर्जी से मतलब कि कोऑपरेटिव होना, उसको सहायता करने के लिए जो है वो मतलब कि अपनी मर्जी रखना, तो उसे हम अमीनेबल कहते हैं। यानी कि ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अमीनेबल में सिर्फ एग्रीमेंट नहीं होता है बल्कि पॉजिटिव एटीट्यूड और कॉपरेशन भी होता है। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब इसे जो है वो कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे कि सोचो, एक टीचर जो है वो स्टूडेंट से कहता है कि तुम्हें अपना स्टडी टाइम टेबल थोड़ा बदलना चाहिए, कुछ चेंज करना चाहिए। तो स्टूडेंट कहता है कि जी सर, मैं ट्राई करता हूँ। तो स्टूडेंट क्या है, अमीनेबल टू एडवाइस है। यानी कि जैसे उसे एडवाइस मिली, उसने क्या किया, तो एक्सेप्ट कर लिया, उसे स्वीकार कर लिया, चेंज करने के लिए अपने आप को जो है वो मतलब कि तैयार कर लिया। तो स्टूडेंट यहाँ पर कैसा था, तो उस एडवाइस के लिए अमीनेबल था। ठीक है, या फिर हमारे पास एक और एग्जांपल है। एक कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज से नए रूल्स फॉलो करने के लिए कहती है। एम्प्लॉयज जो है वो बिना कुछ ऑब्जेक्शन लिए, बिना कोई झगड़ा किए जो है वो नए रूल्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो क्या है, एम्प्लॉयज जो है वो अमीनेबल टू चेंज है। यानी कि वो चेंज को मतलब कि स्वीकार कर रहे हैं, उसके हिसाब से अपने आप को बदलने के लिए तैयार है। या फिर हमारे पास एक और एग्जांपल है कि डॉक्टर जो है वो पेशेंट को मेडिसिन और डाइट जो है वो चेंज करने की सलाह देता है। तो पेशेंट जो है वो तुरंत मान जाता है कि हाँ मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है, तो पेशेंट क्या है, अमीनेबल टू ट्रीटमेंट है। जैसा ट्रीटमेंट डॉक्टर ने दिया वैसा वो बदलने के लिए तैयार है अपने आप को। तो उस तरीके से आपको समझना है कि अमीनेबल का मतलब होता है जो सलाह, रिक्वेस्ट या फिर चेंज को आसानी से मान ले और उसको मतलब कि कॉपरेट करे। ठीक है, उसका साथ दे बेसिकली, तो उसे हम कहते हैं अमीनेबल। अब दोस्तों उसी तरीके से हम कुछ और भी एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे इंग्लिश सेंटेंसेस के। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल है, शी इज़ अमेनेबल टू न्यू आइडियाज़। मतलब कि वो नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहती है, वो ओपन माइंडेड और कोऑपरेटिव है। इस तरीके से यानी कि साथ देने वाली मतलब कि लड़की है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। या फिर हम कहेंगे द मैनेजर वॉज अमेनेबल टू आर सजेशन। मतलब कि मैनेजर हमारे सजेशन से सहमत थे, यानी कि जो भी हमने सजेशन रखे तो उनसे जो है वो जल्दी ही सहमत हो गए, यानी कि उन्हें सजेशन को पॉजिटिव तरीके से क्या किया कि एक्सेप्ट किया, इस तरीके से। या फिर हम कहेंगे ही इज अमेनेबल टू चेंज। मतलब कि वो बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, वो जिद्दी नहीं है और नए तरीके जो है वो मतलब कि अपना सकता है, उनको जो है वो मतलब कि अपने अंदर ढाल सकता है, या फिर अपने आप को जो है वो उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता है, इस तरीके से। यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए मैं आपको फिर से बता दूं कि अमेनेबल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट या फिर चेंज को मानने और कॉपरेट करने के लिए रेडी रहता है, तो उसे हम कहते हैं अमीनेबल। ओके, और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, कोऑपरेटिव, रिसेप्टिव या फिर कंप्लायंट। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहयोग करने वाला। कोऑपरेटिव हेल्प करने पर फोकस करता है, जबकि अमेनेबल सजेशन और चेंजेस को एक्सेप्ट करने की विलिंगनेस यानी कि हमारी जो मर्जी होती है उसको दिखाता है। ठीक है, या फिर दूसरा हमारा वर्ड आता है रिसेप्टिव। रिसेप्टिव का मतलब होता है नए आइडियाज या फिर सजेशंस को खुले मन से एक्सेप्ट करने वाला। रिसेप्टिव सुनने और समझने पर फोकस करता है, जबकि अमेनेबल एक्सेप्ट करके कॉपरेट करने पर फोकस ज़्यादा करता है। तो ये भी चीज़ आपको ये भी डिफरेंस ध्यान रखना है। तीसरा हमारा वर्ड आ कंप्लायंट। दोस्तों कंप्लायंट का मतलब होता है कि नियम यानी कि रूल्स या फिर इंस्ट्रक्शंस को मानने वाला। कंप्लायंट जो है वो रूल्स को मतलब कि रूल्स फॉलो करने को दिखाता है, जबकि एमिनेबल जो है वो रिक्वेस्ट, एडवाइस या फिर नेगोशिएशंस के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि हमने जो है वो यहाँ पर 3 वर्ड्स पढ़े हैं, कोऑपरेटिव, रिसेप्टिव, कंप्लायंट। इनका मीनिंग क्या होता है और ये हमारे मेन वर्ड से कैसे थोड़े से अलग है या फिर कैसे जो है वो मतलब कि लगभग सेंस देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, स्टबन,
अनकोऑपरेटिव या फिर रेजिस्टेंट। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है स्टबन। स्टबन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जिद्दी या फिर अपनी बात पर अड़े रहना। ये जो है वो हमारे अमेनेबल इस वर्ड का डायरेक्ट अपोजिट है। स्टबन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जिद्दी होना, किसी की बात ना सुनने वाला, अपनी ही जिद पर अड़े रहना, अपनी ही बात पर अड़े रहना, अपनी ही बात मनवाना, तो उसे हम स्टबन कहते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा वर्ड आता है अनकोऑपरेटिव। अनकोऑपरेटिव का मतलब होता है जो सहयोग ना करे, जो मतलब कि साथ ना दे बेसिकली किसी का। अमेनेबल जो है वो कॉपरेशन दिखाता है, यानी कि साथ देने को दिखाता है, जबकि अनकोऑपरेटिव क्या होता है? उसका उल्टा है कि कोई अगर इंसान सहयोग नहीं करता, कोई इंसान अगर मतलब कि कॉपरेट नहीं कर रहा है, साथ नहीं दे रहा है, तो उसे हम अनकोऑपरेटिव कह सकते हैं। तीसरा हमारा वर्ड आता है रेजिस्टेंट। दोस्तों रेजिस्टेंट का मतलब होता है बदलाव या फिर सजेशन का विरोध करने वाला। अमेनेबल चेंज को एक्सेप्ट करता है, जबकि रेजिस्टेंट चेंज का अपोज करता है, विरोध करता है, उसके खिलाफ जाता है कि हमें चेंज नहीं चाहिए इस तरीके से। यानी कि हमें, यानी कि वो चेंज के, यानी कि किसी भी तरीके के बदलाव के, किसी भी एडवाइस से मतलब कि खिलाफ रहता है, उसे एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसे हम क्या कहेंगे? रेजिस्टेंट हम उसे कहेंगे। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द टीम वॉज अमेनेबल टू द मैनेजर्स सजेशंस। यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है कि टीम जो है वो मैनेजर के सजेशंस को, यानी कि जो मतलब कि सजेशंस थे, सॉरी, उनको सुनने, समझने और मानने के लिए तैयार थी। टीम ने बिना किसी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट के उन आइडियाज़ को एक्सेप्ट किया और उनके अकॉर्डिंग काम करने के लिए वो मतलब कि कॉपरेट किया, यानी कि सहायता की, यानी कि मतलब कि साथ दिया बेसिकली। यहाँ पर अमेनेबल का मतलब है पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सजेशंस को एक्सेप्ट करने की विलिंगनेस, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अमीनेबल। दोस्तों ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। आशा करती हूँ कि आपको इसका मीनिंग और ये जो सारे वर्ड्स हमने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एग्जाम्पल जो भी हमने डिस्कस किया है वो अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है बिट्रे। दोस्तों बिट्रे का मतलब होता है विश्वासघात करना, किसी को धोखा देना, गद्दारी करना, किसी का भेद खोल देना, या फिर किसी के राज जो है वो मतलब कि उजागर करना, सबको बता देना। ठीक है। या फिर किसी के राज जो है वो अनजाने में अपने आप जो है वो सबके सामने आ जाना। तो ये सारे इसके पॉसिबल मीनिंग्स है। यानी कि बिट्रे का मतलब होता है कि किसी ऐसे व्यक्ति का ट्रस्ट तोड़ देना जिसने तुम पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया हो, या फिर किसी सीक्रेट, प्रॉमिस या फिर किसी जिम्मेदारी को निभाने के बजाय उसके खिलाफ चले जाना। यानी जब कोई इंसान विश्वास तोड़ता है, धोखा देता है, किसी का सीक्रेट रिवील कर देता है, तो उसे हम बिट्रे करना कहते हैं। ठीक है। लेकिन बिट्रे का एक और इंपॉर्टेंट मीनिंग भी होता है कि कभी कभी कोई चीज़ बिना इंटेंशन के, यानी कि हमारी मर्जी के, बिना हमारी मर्जी के किसी बात को रिवील कर देती है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है और उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि वो डर में है, तो उसके फेस ने क्या किया कि उसका डर बिट्रे कर दिया। या फिर मान लीजिए कि कोई बहुत ही नर्वस है, तो उसकी आवाज़, मतलब कि जब वो बोलने लगता है तो उसकी आवाज़ ने क्या किया कि उसकी नर्वसनेस को बिट्रे कर दिया। यानी कि बिना कुछ बोले ही उनकी जो फीलिंग्स है वो अपने आप सामने आ गई। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि बिट्रे का मतलब जो है वो सिर्फ चीट करना नहीं होता है, किसी को धोखा देना यानी कि चीट करना नहीं होता है। क्योंकि चीट का क्या मतलब होता है? रूल्स तोड़कर या फिर डिसऑनेस्ट तरीके से किसी चीज़ का फ़ायदा लेना, तो उसे हम चीट करना कहते हैं। लेकिन बिट्रे का मतलब होता है किसी का ट्रस्ट तोड़ना, यानी कि किसी का भरोसा तोड़ना, किसी को धोखा देना, या फिर किसी का सीक्रेट रिवील करना। यानी हर बिट्रे में ट्रस्ट टूटता है बेसिकली, लेकिन हर चीटिंग मतलब कि बिट्रेयल नहीं होती। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हर तरीके की चीटिंग जो है वो बिट्रेयल ही हो। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों इसी चीज़ को हम जो है वो कुछ एग्जांपल्स की थ्रू मतलब कि समझेंगे। जैसे कि सोचो तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को एक सीक्रेट बताते हो, वो ये प्रॉमिस करता है कि वो किसी को नहीं बताएगा, लेकिन अगले दिन वो सबको वो सीक्रेट बता देता है। तो उसने तुम्हें क्या किया है? तो बिट्रे किया है, उसने जो है वो तुम्हें धोखा दिया है बेसिकली। या फिर हम कहेंगे कि एक एम्प्लॉय है जो कि कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि बाहर नहीं जानी चाहिए, वो अपने कॉम्पिटिटर को बता देता है। यानी कि कंपनी का जो भी कॉम्पिटिटर है उस तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि कंपनी में कैसे मतलब कि काम किया जा रहा है, क्या क्या उनका मतलब कि आगे का एजेंडा है, कैसे वो काम करने वाले हैं, क्या क्या रूल्स फॉलो करने वाले हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या किया कि उस एम्प्लॉय ने जो है वो दूसरे कंपनी को, यानी कि अपने कॉम्पिटिटर को बता दिया। तो उसने क्या किया है? कंपनी को बिट्रे किया है, कंपनी का विश्वास तोड़ा है, कंपनी को धोखा दिया है, उसके साथ विश्वासघात किया है। तो उसे हम जो है वो बिट्रे करना कहेंगे। या फिर हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल आता है कि एक स्टूडेंट मान लीजिए कि इंटरव्यू के दौरान जो है वो कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कांपती हुई आवाज़ जो है वो सबको बता देती है कि वो नर्वस है। उसकी आवाज़ ने उसकी नर्वसनेस को क्या किया है? तो बिट्रे कर दिया। ये हमारा जो हमने दूसरा मीनिंग समझा था ना कि किसी मतलब कि बिना बताए जब आपके फेस से, आपके हाव भाव से कोई चीज़ सामने आ जाती है, यानी कि आप करना नहीं चाहते उस चीज़ को रिवील, लेकिन अपने आप जो है वो पता चल जाती है लोगों को, तो उसे भी हम जो है वो बिट्रे कहते हैं। तो दो सेंस में इसका यूज़ होता है, दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको मैं फिर से बता दूं कि बिट्रे का मतलब होता है किसी का भरोसा तोड़ना, धोखा देना, या फिर किसी का सीक्रेट जो है वो रिवील कर देना, तो उसे हम कहते हैं बिट्रे।
अब दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी मतलब कि इंग्लिश एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं ही बिट्रेड हिज बेस्ट फ्रेंड, मतलब कि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड का ट्रस्ट यानी कि भरोसा तोड़ दिया। उसने दोस्त के खिलाफ जाकर जो है बता दिया है किसी को, इस तरीके से हम कह सकते हैं। या फिर हम कहेंगे डोंट बिट्रे माई ट्रस्ट, या मतलब कि मेरा भरोसा मत तोड़ो, यानी कि सीक्रेट या फिर प्रोमिसेस को निभाओ उस तरीके से। या फिर हम कहेंगे हर स्माइल बिट्रेड हर हैप्पीनेस, मतलब कि उसकी स्माइल ने उसकी खुशी, मतलब कि उसकी स्माइल से उसकी खुशी जो है वो मतलब कि साफ दिख रही थी, बिना कुछ कहे उसकी फीलिंग जो है वो रिवील हो गई इस तरीके से। यानी कि उसकी स्माइल ने क्या किया, उसके हैप्पीनेस के साथ धोखा कर दिया इस तरीके से। यानी कि वो छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने क्या किया कि दिखा दिया, उसकी स्माइल ने सब कुछ मतलब कि सबको बता दिया कि वो हैप्पी है इस तरीके से। यानी कि यहाँ पर भी धोखा देने का सेंस है, लेकिन एक पॉजिटिव तरीके से भी हो सकता है। और जो चीज़ आप छुपाना चाहते हो वो चीज़ सबके सामने अपने आप आ जाती है, तो उसे हम बिट्रे कहते हैं। ठीक है, यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि बिट्रे का मतलब होता है किसी का भरोसा तोड़ना, धोखा देना, सीक्रेट रिवील करना, या फिर अनजाने में किसी फीलिंग को जाहिर कर देना जो कि आप करना तो नहीं चाहते लेकिन अनजाने में हो जाता है, तो उसे भी हम जो है वो बिट्रे कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों उसी के साथ आगे बढ़ते हैं और सिनोनिम्स को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 3 वर्ड्स हैं, डिसीव, डबल क्रॉस या फिर एक्सपोज। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है डिसीव। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना या फिर किसी को झूठ बोलकर गुमराह करना, कंफ्यूज करना बेसिकली। तो उसे हम क्या कहेंगे, डिसीव करना हम उसे कहेंगे। डिसीव में जो है वो झूठ या फिर ट्रिक होती है, जबकि बिट्रे में ट्रस्ट तोड़ने का आइडिया जो है वो मतलब कि ज़्यादा स्ट्रांग होता है इस तरीके से। दूसरा हमारा वर्ड आता है डबल क्रॉस। डबल क्रॉस का क्या मतलब होता है, किसी का एक का साथ छोड़कर उसके खिलाफ हो जाना या फिर उसे धोखा दे देना। ओके, उसे हम क्या कहेंगे, डबल क्रॉस करना हम उसे कहते हैं। डबल क्रॉस जो है वो अक्सर पार्टनर्स या फिर फ्रेंड्स के बीच होता है, जबकि बिट्रे का यूज़ हर तरीके के ट्रस्ट के लिए हम कर सकते हैं। या फिर हमारा तीसरा वर्ड आता है एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब होता है किसी सीक्रेट या फिर हिडन बात को सामने लाना, सबके सामने रिवील कर देना, तो उसे हम कहते हैं एक्सपोज करना। ठीक है, मान लीजिए कि कोई आपसे झूठ बोल रहा है, कोई आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, ठीक है, आप क्या कहोगे उससे कि मैं तुझे एक्सपोज कर दूंगा, यानी कि मैं सबको बता दूंगा कि तू मेरे साथ क्या कर रहा है इस तरीके से। यानी कि एक्सपोज सिर्फ सीक्रेट रिवील करने को दिखाता है, जबकि बिट्रे में ट्रस्ट तोड़ना भी शामिल होता है, किसी का भरोसा तोड़ना भी शामिल होता है, किसी को धोखा देना भी शामिल होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे डिफरेंसेस आपको ध्यान रखने हैं। ये हमने जो है वो सिनोनिम्स डिस्कस किए हैं, जहाँ पर डिसीव, डबल क्रॉस और एक्सपोज जैसे वर्ड्स को हमने डिस्कस किया है, पढ़ा है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे एंटोनिम्स की ओर। तो एंटोनिम्स में हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स है, प्रोटेक्ट, डिफेंड या फिर सपोर्ट। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की सुरक्षा करना, किसी का साथ देना बेसिकली, तो उसे हम जो है वो प्रोटेक्ट कहते हैं। दूसरा हमारा वर्ड आता है डिफेंड। डिफेंड का मतलब होता है किसी का बचाव करना या फिर उसका सपोर्ट करना। डिफेंड जो है वो ट्रस्ट और लॉयल्टी को निभाता है बेसिकली, और जबकि बिट्रे क्या करता है तो उसे तोड़ देता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। सपोर्ट का मतलब क्या होता है, सपोर्ट का मतलब होता है साथ देना, मदद करना बेसिकली, सहायता करना, तो उसे हम सपोर्ट करना कहते हैं। सपोर्ट में जो है वो वफादारी होती है, लॉयल्टी होती है, जबकि बिट्रे में डिसलॉयल्टी होती है, यानी कि धोखा देने का सेंस ज़्यादा होता है। तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स है, जहाँ पर हमने प्रोटेक्ट, डिफेंड, सपोर्ट ये सारे वर्ड्स डिस्कस किए हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, ही बिट्रेड हिज फ्रेंड्स ट्रस्ट बाय रिवीलिंग द सीक्रेट। दोस्तों इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने अपने दोस्त का सीक्रेट दूसरों को बता दिया, जिसकी वजह से उसके दोस्त का उस पर से भरोसा टूट गया। फ्रेंड ने उस पर ट्रस्ट करके शेयर किया था, ठीक है, फ्रेंड ने क्या किया था, तो उस पर भरोसा किया था कि भाई ये मेरे सीक्रेट को मतलब कि सीक्रेट ही रखेगा, किसी को बताएगा नहीं। लेकिन उसने उस ट्रस्ट को नहीं निभाया और उसने क्या कर दिया, सबको बता दिया, रिवील कर दिया। यानी कि बिट्रे का मतलब यहाँ पर क्या था कि किसी के विश्वास के खिलाफ जाकर उसे धोखा देना, किसी बात को रिवील कर देना। तो उसने हम उसे उस सेंस में हमने यहाँ पर जो है वो मतलब कि यूज़ किया था बिट्रे का। आई होप आपको ये जो वर्ड है वो अच्छे से समझ आ चुका है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सेंशर। सेंशर का मतलब होता है निंदा करना, कड़ी आलोचना करना या फिर औपचारिक रूप से किसी को फटकार लगाना, दोष देना। तो ये सारे हमारे इसके पॉसिबल मीनिंग्स है कि सेंशर यानी क्या होता है। यानी कि सेंशर का मतलब है किसी व्यक्ति के गलत काम, उसके बिहेवियर या फिर उसके डिसीजन की ऑफिशियली या फिर बहुत ही स्ट्रांगली निंदा यानी कि क्रिटिसिज्म करना। यानी कि जब किसी की सिर्फ नॉर्मल क्रिटिसिज्म नहीं बल्कि कड़ी और सीरियस तरीके से निंदा की जाती है, यानी कि क्रिटिसिज्म किया जाता है, तो उसे सेंशर कहते हैं।
ये जो वर्ड है वो अक्सर गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, कोर्ट, स्कूल्स, ऑफिसेज या फिर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पर किसी व्यक्ति के गलत कंडक्ट पर ऑफिशियल डिसअप्रूवल दिखाया जाता है सभी लोगों के द्वारा, तो उसे हम कहते हैं सेंशर करना। जैसे कि पार्लियामेंट सेंशर्ड अ मिनिस्टर, या फिर द कमिटी सेंशर्ड द ऑफिसर, या फिर द स्कूल सेंशर्ड द स्टूडेंट्स मिसकंडक्ट। इस तरीके से आप जो है वो सारी ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि सेंशर का मतलब होता है किसी गलत काम की स्ट्रॉन्ग और अक्सर ऑफिशियल कंडेमनेशन करना, क्रिटिसिज्म करना। यानी कि सेंशर में सीरियस डिसअप्रूवल का स्ट्रॉन्ग आइडिया होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनकी सहायता से हम समझ पाएंगे कि सेंशर यानी होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए, सोचो एक स्कूल का स्टूडेंट एग्जाम में चीटिंग करता हुआ पकड़ा जाता है। प्रिंसिपल जो है वो उसे सबके सामने वार्निंग देते हैं और उसके बिहेवियर की कड़ी निंदा करते हैं, यानी कि एक तरीके से उसकी बदनामी हो ही गई, ठीक है। तो प्रिंसिपल ने क्या किया कि स्टूडेंट को सेंशर किया, इस तरीके से आप कहेंगे। या फिर मान लीजिए कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर करप्शन में पकड़ा जाता है, भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है, या फिर मतलब कि उसने रिश्वत ली होगी, ऐसा कोई काम किया होगा। तो इन्वेस्टिगेशन कमेटी उसके कंडक्ट की ऑफिशियली निंदा करती है कि तुम मतलब कि गवर्नमेंट के लिए काम करते हो, ये सब करते हो, फिर भी तुमने ऐसी हरकत कैसे की। तो ऑफिसर ने क्या किया, सेंशर किया है उसे, ठीक है। या फिर हम कहेंगे कंपनी का मैनेजर एम्प्लॉयज़ के साथ बदतमीजी करता है, कंपनी उसके बिहेवियर को ऑफिशियली रॉन्ग डिक्लेयर करती है और उसे वार्निंग देती है, उसकी निंदा करती है। तो कंपनी ने क्या किया, मैनेजर को सेंशर किया। इस तरीके से आपको जो है वो समझना है कि सेंशर यानी क्या है। सेंशर का मतलब होता है किसी के गलत काम की बहुत ही कड़ी और अक्सर ऑफिशियल तरीके से निंदा करना, तो उसे हम कहते हैं सेंशर करना, ठीक है। अब उसी तरीके से हमारे पास कुछ और इंग्लिश एग्जाम्पल्स भी है, जैसे कि द कमिटी सेंशर्ड द ऑफिसर, मतलब कि कमेटी ने ऑफिसर की कड़ी निंदा की, यानी कि उसके गलत बिहेवियर को ऑफिशियली क्या किया गया, कंडेम किया गया, क्रिटिसाइज किया गया, इस तरीके से। या फिर हम कहेंगे द टीचर सेंशर द स्टूडेंट्स फॉर चिटिंग, मतलब कि टीचर ने चिटिंग के लिए एग्जाम को स्टूडेंट्स को सख्त डांटा, ठीक है। उनके बिहेवियर को क्या किया, गलत बताया, इस तरीके से। या फिर हम कहेंगे द मैनेजर वॉज सेंशर्ड फॉर हिज रूड बिहेवियर है, मतलब कि मैनेजर को उसके बदतमीजी यानी कि बदतमीजी भरे बिहेवियर के लिए मतलब कि क्या किया, तो उसको जो है वो डांटा, फटकारा, उसकी निंदा की, उसकी कड़ी आलोचना की, इस तरीके से। यानी कि उसके कंडक्ट को ऑफिशियली अनएक्सेप्टेबल माना गया, यानी कि अस्वीकार्य माना गया, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए मैं आपको फिर से बता दूं कि सेंशर का मतलब होता है किसी व्यक्ति के गलत काम या फिर उसके बिहेवियर की बहुत ही सख्त तरीके से या फिर अक्सर जो है वो ऑफिशियल तरीके से निंदा करना, कड़ी आलोचना करना, तो उसे हम सेंशर करना कहते हैं। अब दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। ये जो है वो मतलब कि इसका सबसे कॉमन यूज़ है, यानी कि हम वर्ब में जो है वो इसे ज़्यादातर यूज़ करते हैं। लेकिन सेंशर जो है वो नाउन के रूप में भी यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है कड़ी निंदा या फिर ऑफिशियल कंडेमनेशन, ठीक है। जब हम वर्ब की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, कड़ी निंदा करना लगाते हैं, ऑफिशियल कंडेमनेशन करना लगाते हैं। जबकि नाउन के सेंस में हम सिर्फ कड़ी निंदा या फिर ऑफिशियल कंडेमनेशन कहते हैं, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो लेकिन ये जो है वो वर्ब के सेंस में ज़्यादा यूज़ होता है, ये सबसे कॉमन यूज़ है इसका, तो हम जो है वो वर्ब को कंसिडर करते हैं। अब दोस्तों अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स में हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, कंडेम, रेप्रिमांड या फिर रेब्यूक। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है कंडेम। कंडेम का मतलब होता है किसी काम को बहुत ही स्ट्रांगली गलत ठहराना या फिर उसकी निंदा करना। कंडेम एक जनरल स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म है, जबकि सेंशर में ऑफिशियल डिसअप्रूवल का भी आइडिया हो सकता है। दूसरा हमारा वर्ड आता है रेप्रिमांड। रेप्रिमांड का मतलब होता है ऑफिशियली किसी को डांटना या फिर किसी को वार्निंग देना। रेप्रिमांड डिसिप्लिन और वार्निंग पर फोकस करता है, जबकि सेंशर गलत बिहेवियर की स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन यानी कि क्रिटिसिज्म को दिखाता है। तीसरा हमारा वर्ड आता है रेब्यूक। दोस्तों रेब्यूक का मतलब होता है सख्त शब्दों में डांटना या फिर किसी की निंदा करना। रेब्यूक जो है वो वर्बल स्कोल्डिंग हो सकती है, यानी कि किसी को जो है वो मतलब कि एक तरीके से बोल के डांटना, उसे हम जो है वो रेब्यूक कह सकते हैं। जबकि सेंशर अक्सर फॉर्मल या फिर ऑफिशियल क्रिटिसिज्म होती है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये तो हमने सारे हमारे सिनोनिम्स डिस्कस कर लिए। अब एंटोनिम्स की तरफ आते हैं तो हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, प्रेज, अप्रूव या फिर कमेंड। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है प्रेज। प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना, ठीक है। दूसरा हमारा मतलब कि वर्ड आता है अप्रूव। अप्रूव का मतलब होता है किसी बात को सही या फिर एक्सेप्टेबल मानना, ठीक है, उसे मान्यता देना, तो उसे हम अप्रूव कहते हैं। अप्रूव में सपोर्ट होता है, जबकि सेंशर में क्या होता है, डिसअप्रूवल होता है। और तीसरा हमारा एंटोनिम आता है कमेंड। दोस्तों कमेंड का मतलब होता है सराहना करना या फिर प्रशंसा करना, बेसिकली तारीफ करना। यानी कि कमेंट में जो है वो अच्छे काम की तारीफ की जाती है, जबकि सेंशर में बुरे काम की क्या की जाती है, बुराई की जाती है, निंदा की जाती है। तो ये भी डिफरेंस आपको समझना है। तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द बोर्ड सेंशर द डायरेक्टर फॉर वायलेटिंग कंपनी रूल्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि डायरेक्टर ने कंपनी के रूल्स तोड़े, इसलिए बोर्ड
ने उसके बिहेवियर की ऑफिशियली और सख्त तरीके से निंदा की, क्रिटिसिज्म किया। बोर्ड ने ये साफ कर दिया कि उसका कंडक्ट कैसा था, तो अनएक्सेप्टेबल था, यानी कि एक्सेप्टेबल नहीं था, जिसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था। यहाँ पर सेंशर्ड का मतलब है किसी के गलत काम की फॉर्मल और स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म करना, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि सेंशर यानी क्या है और कैसे हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कॉन्ज्यूमेट। दोस्तों कॉन्ज्यूमेट का मतलब जो है वो हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम एग्जेक्टिव के सेंस में यूज़ कर सकते हैं और दूसरा हम वर्ब के सेंस में यूज़ कर सकते हैं। एग्जेक्टिव के सेंस में इसके मीनिंग देखे जाए तो वो है अत्यंत कुशल, पूर्ण, उत्कृष्ट या फिर बेहतरीन। और वर्ब के सेंस में देखा जाए तो इसका मतलब होता है पूरा करना, किसी चीज़ को संपन्न करना, अंतिम रूप देना या फिर किसी चीज़ को जो है वो समाप्त करना, तो उसे हम जो है वो कॉन्ज्यूमेट कहते हैं। यानी कि कॉन्ज्यूमेट एक ऐसा इंग्लिश वर्ड है जिसके दो अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कॉन्टेक्स्ट में। सबसे पहले अगर एग्जेक्टिव के सेंस में अगर कॉन्ज्यूमेट का देखा जाए मीनिंग, तो जब एग्जेक्टिव के रूप में ये यूज़ होता है तो इसका मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसी चीज़ जो किसी फील्ड में इतनी ज़्यादा स्किल्ड है, इतनी ज़्यादा परफेक्ट या फिर एक्सीलेंट है कि उससे बेहतर कोई है ही नहीं, तो उसके लिए हम जो है वो कॉन्ज्यूमेट यूज़ कर सकते हैं। यानी कोई इंसान अपने अपने काम में मास्टर हो, हाईली एक्सपीरियंस या फिर एक्सेप्शनली टैलेंटेड हो, तो उसे हम कॉन्ज्यूमेट कहते हैं। जैसे कि एक कॉन्ज्यूमेट प्रोफेशनल हो सकता है, अ कॉन्ज्यूमेट आर्टिस्ट हो सकता है, अ कॉन्ज्यूमेट लीडर हो सकता है, अ कॉन्ज्यूमेट एक्टर हो सकता है। तो यहाँ पर कॉन्ज्यूमेट का मतलब क्या था? कंप्लीट एक्सीलेंस, कंप्लीट स्किल्ड पर्सन, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ज्यूमेट। तो ये तो हमने जो है वो एग्जेक्टिव के सेंस में इस वर्ड को पढ़ा है। अब अगर वर्ब का हम अगर देखें तो जब कॉन्ज्यूमेट ये जो वर्ड है वो वर्ब के रूप में यूज़ होता है, तो इसका मतलब होता है किसी काम को, किसी एग्रीमेंट या फिर प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर देना या फिर फाइनल स्टेज तक पहुंचा देना, तो उसे हम जो है वो मतलब कि कॉन्ज्यूमेट कहते हैं वर्ब के सेंस में। ये मीनिंग जो है वो आजकल डेली इंग्लिश में कम यूज़ होता है, ज़्यादा फॉर्मल या फिर लीगल इंग्लिश में यूज़ होता है। मॉडर्न इंग्लिश में जो है वो कॉन्ज्यूमेट हम ज़्यादातर एग्जेक्टिव के रूप में यूज़ कर सकते हैं। वर्ब से जो है वो मतलब कि वर्ब जो है वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है कॉन्ज्यूमेट के सेंस में, लेकिन एग्जेक्टिव काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो सकता है। यानी कि एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कॉन्ज्यूमेट का मतलब होता है कि इतना एक्सेलेंट और स्किल्ड कि ऑलमोस्ट परफेक्ट माना जाए, या फिर किसी इंपॉर्टेंट काम को ऑफिशियली या फिर सक्सेसफुली पूरा कर देना, तो उसे भी हम जो है वो कॉन्ज्यूमेट कहते हैं। यानी कि एग्जेक्टिव के रूप में भी आपको इसका मीनिंग ध्यान रखना है और वर्ब के रूप में भी आपको इसका मीनिंग मतलब कि ध्यान रखना है। अब दोस्तों इसी वर्ड को जो है वो हम मतलब कि कुछ सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स की सहायता से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सोचो एक डॉक्टर को 30 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। हर पेशेंट उसकी तारीफ करता है, बहुत ही स्किल्ड और एक्सपर्ट है वो डॉक्टर। तो वो क्या है? तो वो एक कॉन्ज्यूमेट डॉक्टर है, ठीक है। बहुत ही स्किल्ड और एक्सपीरियंस, यानी कि अपने मतलब कि डॉक्टर वाली फील्ड में जो है वो एक्सीलेंस है, इस तरीके से। या फिर हमारा दूसरा एग्जाम्पल देखिए तो एक क्रिकेटर हर मैच में ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देता है, सब उसकी टेक्निक और डिसिप्लिन की तारीफ करते हैं। तो वो क्या है? तो वो एक कॉन्ज्यूमेट प्लेयर है, यानी कि अपनी फील्ड में क्या है? तो बहुत ज़्यादा महान है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। या फिर मान लीजिए कि तीसरा एग्जाम्पल है कि दो कंपनीज के बीच डील फाइनल हो जाती है और सब लीगल डॉक्यूमेंट्स भी मतलब कि साइन कर दिए जाते हैं। तो उन्होंने क्या कर लिया? डील कॉन्ज्यूमेट कर ली, यानी कि डील को फाइनल कर लिया, ठीक है। तो ये वाला जो सेंटेंस था, ये वाला जो हमारा एग्जाम्पल था, वो हमने वर्ब के सेंस में यूज़ किया था, और जो पहले वाले जो दो एग्जाम्पल्स हमने देखे वो हमने जो है वो एग्जेक्टिव के सेंस में मतलब कि यूज़ किए थे। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि कॉन्ज्यूमेट का अगर एग्जेक्टिव के सेंस में यूज़ किया जाए तो उसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड, परफेक्ट और एक्सीलेंट। और जब हम वर्ब के सेंस में यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी इंपॉर्टेंट काम को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देना या फिर फाइनल टच दे देना, तो उससे हम कहते हैं कॉन्ज्यूमेट करना, ठीक है। अब दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं इंग्लिश में, जैसे कि शी इज़ अ कॉन्ज्यूमेट प्रोफेशनल, मतलब कि वो अपने काम में बहुत ही एक्सपर्ट और परफेक्ट है, उसकी स्किल्स और प्रोफेशनलिज्म बहुत ही हाई लेवल की है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। या फिर हमारा दूसरा सेंटेंस आता है ही इज़ अ कॉन्ज्यूमेट म्यूजिशियन, मतलब कि वो एक बहुत ही बेहतरीन म्यूजिशियन है, ठीक है। मतलब कि उसकी कला और एक्सपीरियंस आउटस्टैंडिंग है। या फिर हम कहेंगे द कंपनी इज़ कॉन्ज्यूमेटेड द एग्रीमेंट, ये जो है वो हम वर्ब के सेंस में यूज़ करते हैं। यानी कि मतलब इसका मतलब क्या है कि कंपनीज ने जो है वो एग्रीमेंट को ऑफिशियली कंप्लीट कर दिया, यानी कि डील क्या हो गई? तो फाइनल हो गई। तो इस तरीके से आप जो है वो यूज़ कर पाओगे। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो मैंने आपको दो पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए थे कि कॉन्ज्यूमेट एग्जेक्टिव के तौर पर भी यूज़ हो सकता है और वर्ब के तौर पर भी यूज़ हो सकता है, तो दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, जो कि हम एग्जेक्टिव के कॉन्टेक्स्ट में देखने वाले हैं, क्योंकि एग्जेक्टिव ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो एग्जेक्टिव के कॉन्टेक्स्ट में अगर इसके सिनोनिम्स देखे जाए तो वो है मास्टरफुल, एक्सेप्शनल या फिर सुपर्ब। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है मास्टरफुल। दोस्तों मास्टरफुल का मतलब होता है बहुत ही स्किल्ड या फिर एक्सपर्ट। मास्टरफुल एक्सपर्टीज पर फोकस करता है, जबकि कॉन्ज्यूमेट एक्सपर्टीज के साथ साथ परफेक्शन को भी दिखाता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि मास्टरफुल का मतलब क्या होता है कि बहुत ही स्किल्ड होना, बहुत ही एक्सपर्ट होना, तो उसे हम कहते हैं मास्टरफुल।
दूसरा हमारा वर्ड आता है एक्सेप्शनल। दोस्तों एक्सेप्शनल का मतलब होता है बहुत ही आउटस्टैंडिंग या फिर आम से जो है वो कहीं बेहतर, यानी कि नॉर्मल से कहीं ज़्यादा, एक लेवल ऊपर, तो उसे हम एक्सेप्शनल कहते हैं। एक्सेप्शनल बेसिकली किसी की यूनिकनेस को दिखाता है, जबकि कॉन्ज्यूमेट कंप्लीट एक्सीलेंस को दिखाता है। तीसरा हमारा वर्ड आता है सुपर्ब। सुपर्ब का मतलब होता है बहुत ही शानदार, बहुत ही एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा, तो उसे हम सुपर्ब कहते हैं। सुपर्ब जो है वो किसी क्वालिटी की तारीफ करता है, जबकि कॉन्ज्यूमेट जो है वो लॉन्ग टर्म मास्टरी और परफेक्शन को एम्फेसाइज यानी कि उस पर जोर देता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, डिफरेंस भी समझते हुए चलना है, ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन सा वर्ड हम कहाँ पर यूज़ करेंगे। दोस्तों ये सारे हमने क्या किए, तो हमारे सिनोनिम्स को डिस्कस कर लिया है हमने। अब एंटोनिम्स की तरफ आते हैं। तो हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, इनकॉम्पिटेंट, अनस्किल्ड या फिर अमैच्योर। दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्ड आता है इनकॉम्पिटेंट। ये भी एग्जेक्टिव के कॉन्टेक्स्ट में ही है, हम सारे एग्जेक्टिव ही देख रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला वर्ड आता है इनकॉम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट का मतलब होता है जो काम ठीक से ना कर सके या फिर जिसमें स्किल्स की कमी होती है, तो उसे हम इनकॉम्पिटेंट कहते हैं। ये कॉन्ज्यूमेट का जो है वो डायरेक्ट अपोजिट है, ठीक है। दूसरा हमारा वर्ड आता है अनस्किल्ड। अनस्किल्ड का मतलब होता है कि जिसके पास ज़रूरी स्किल्स या फिर ट्रेनिंग की कमी होती है, जिसके पास ये सब चीज़ें नहीं होती है। कॉन्ज्यूमेट हाईएस्ट स्किल को दिखाता है, जिसके पास बहुत अच्छी स्किल्स है, जो अपनी फील्ड में मास्टर है। लेकिन जबकि अनस्किल्ड क्या दिखाता है कि जिसके पास स्किल्स नहीं है, तो उसे हम कहेंगे अनस्किल्ड। और तीसरा हमारा वर्ड आता है अमेच्योर। दोस्तों अमेच्योर का मतलब होता है जो बिगिनर हो, ठीक है, या फिर प्रोफेशनल लेवल का हो, नौसिखिया जिसे हम कहते हैं, यानी कि जो किसी फील्ड में अभी अभी आया हो, जिसको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। यानी कि अमेच्योर जो है वो एक्सपीरियंस की कमी को दिखाता है, जबकि कॉन्ज्यूमेट जो है वो कंप्लीट मास्टरी को दिखाता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये सारे हमारे एंटोनिम्स है। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल की ओर। तो हमारे पास यहाँ पर एक सेंटेंस है, शी इज़ अ कॉन्ज्यूमेट लीडर हु इंस्पायर्स एवरीवन। इस सेंटेंस का मतलब है कि वो एक ऐसी लीडर है जो अपनी लीडरशिप स्किल्स में बहुत ही एक्सपर्ट और आउटस्टैंडिंग है। वो सिर्फ टीम को मैनेज ही नहीं करती, बल्कि अपने बिहेवियर, अपने एक्सपीरियंस और डिसीजन से सबको इंस्पायर भी करती है। यहाँ पर कॉन्ज्यूमेट का मतलब क्या था कि हाईएस्ट लेवल की स्किल और एक्सीलेंस रखने वाली। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कॉन्ज्यूमेट यानी क्या है और किस तरीके से हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अलूफ। दोस्तों अलूफ का मतलब होता है अलग थलग, दूरी बनाए रखने वाला, उदासीन, बेपरवाह या फिर घुलने मिलने से बचने वाला, भावनात्मक यानी कि इमोशनल तरीके से मतलब कि दूर रहने वाला, तो उसे हम जो है वो अलूफ कहते हैं। यानी कि अलूफ का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर दूसरों से थोड़ी दूरी बनाकर रखता है, ज़्यादातर घुलता मिलता नहीं है या फिर इमोशनली डिटैच रहता है, अलग रहता है। यानी जब कोई इंसान सोशली या फिर इमोशनली थोड़ा अलग रहता है और लोगों से ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश नहीं करता, तो उसे हम अलूफ कहते हैं। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो रूड है या फिर घमंडी है, एटीट्यूड उसमें ज़्यादा है। कभी कभी कोई इंसान सिर्फ रिजर्व रहना चाहता है, शाय है, थोड़ा प्राइवेट नेचर का होता है, तो उस तरीके से भी मतलब कि वो अलूफ रह सकता है। यानी कि अगर कोई इंट्रोवर्ट है तो वो लोगों के साथ ज़्यादा सोशलाइज करना पसंद नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो घमंडी है, उससे जो है वो मतलब कि घमंड है किसी चीज़ का। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है, कोई इंसान नेचर से भी ऐसा हो सकता है। यानी कि ये वर्ड पर्सनालिटी, रिलेशनशिप्स, वर्क प्लेस और लिटरेचर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अलूफ का मतलब सिर्फ अलोन नहीं होता है, अलोन का मतलब होता है अकेला होना, बल्कि अलूफ का मतलब होता है लोगों से इमोशनल या फिर सोशल डिस्टेंस बनाकर रखना। यानी कि कोई अलूफ इंसान लोगों के बीच में होते हुए भी उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता है, जबकि अलोन क्या होता है कि वो अकेला ही रहता है, उसके आसपास लोग नहीं रहते। एक और बात, अलूफ जो है वो एरोगेंट भी नहीं होता है। हर अलूफ इंसान एरोगेंट नहीं हो सकता है कि वो सिर्फ इंट्रोवर्ट या फिर रिजर्व हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो उस तरीके से आपको ये सारी इंपॉर्टेंट बातें जो है वो ध्यान रखनी है। अब दोस्तों इसे एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ऑफिस में सभी जो कर्मचारी हैं वो लंच के टाइम पर आपस में बैठकर खाना खाते हैं, बातें करते हैं, सारी चीज़ें शेयर करते हैं, लेकिन एक कर्मचारी ऐसा है जो हमेशा चुपचाप अलग बैठता है खाना खाने के लिए। वो किसी से बातें नहीं करता, किसी से घुलता मिलता नहीं है, किसी से इंटरेक्ट नहीं करता। तो वो क्या है, तो अलूफ है, यानी कि अलग थलग है, यानी कि किसी के साथ घुलता मिलता नहीं है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि एक नया स्टूडेंट, मान लीजिए कि कोई मतलब कि नई एडमिशन है जो कि क्लास में आती है, वो सबसे पोलाइटली बात करता है लेकिन किसी ग्रुप में घुलता मिलता नहीं है, तो वो क्या है, तो अलूफ नजर आता है, यानी कि वो अलग रहता है। या फिर मान लीजिए कि एक मैनेजर एम्प्लॉय से सिर्फ काम की बात करता है, पर्सनल कॉन्वर्जेशंस में हमेशा दूर रहता है, तो उसका बिहेवियर कैसा है, तो अलूफ है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में अलूफ का मतलब होता है लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखने वाला या फिर इमोशनली डिटैच रहने वाला, तो उसे हम कहते हैं अलूफ। अब दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स हैं इंग्लिश सेंटेंसेस में। जैसे कि हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल आता है, ही रिमेन्ड अलूफ ड्यूरिंग द मीटिंग। इसका मतलब क्या है
कि मीटिंग के दौरान वो सबसे अलग अलग रहा, यानी कि उसने ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं किया, यानी कि अपने मतलब कि जो भी उसके मतलब कि कोई ओपिनियंस थे वो भी नहीं दिए, ज़्यादा बातें भी नहीं की, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं किया लोगों से। सो इस तरीके से जो है वो मतलब कि मीटिंग के दौरान वो थोड़ा अलग अलग ही था इस तरीके से। या फिर शी सीम्स अलूफ बट शी इज़ वेरी काइंड, मतलब कि वो दूर दूर से लगती है लेकिन असल में वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही दयालु है, यानी कि उसका नेचर रिजर्व्ड है मतलब कि वो थोड़ी इंट्रोवर्ट है लेकिन घमंडी नहीं है इस तरीके से। या फिर हम कहेंगे द न्यू स्टूडेंट वॉज अलूफ एट फर्स्ट, मतलब कि जो नया स्टूडेंट था वो शुरुआत में सबसे दूर दूर रहता था, यानी कि शायद वो मतलब कि उस टाइम पर कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन जैसे ही वो लोगों को जानने लगा, बाकी फ्रेंड्स मतलब कि उसके बने, तो वो मतलब कि कंफर्टेबल हो गया। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, रिजर्व, डिटैच या फिर डिस्टेंट। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है रिजर्व। रिजर्व का मतलब होता है कम बोलने वाला या फिर अपनी फीलिंग्स आसानी से एक्सप्रेस ना करने वाला। रिजर्व जो है वो पर्सनालिटी को दिखाता है, जबकि अलूफ दूसरों से डिस्टेंस बनाकर रखने को दिखाता है। दूसरा हमारा वर्ड आता है डिटैच। डिटैच का मतलब होता है इमोशनली अलग रहना या फिर डिस्कनेक्टेड रहना। डिटैच जो है वो इमोशनल डिस्टेंस को मतलब कि एम्फेसाइज करता है, उस पर ज़्यादा जोर देता है, जबकि अलूफ सोशल और इमोशनल दोनों डिस्टेंस को बताता है। तीसरा हमारा वर्ड आता है डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर दूर या फिर कम इन्वॉल्व रहना, यानी कि लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना नहीं, तो उसे हम जो है वो डिस्टेंट कहते हैं। डिस्टेंट जो है वो फिजिकल भी हो सकता है और इमोशनल भी हो सकता है, जबकि अलूफ अक्सर बिहेवियर और पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करता है। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है जहाँ पर हमने रिजर्व, डिटैच या फिर डिस्टेंट जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर अगेन हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, फ्रेंडली, वार्म या फिर अप्रोचेबल। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है फ्रेंडली। फ्रेंडली का मतलब होता है मिलनसार, बहुत ही प्यार से बात करने वाला, यानी कि जो आसानी से जो है वो घुल मिल जाता है, तो उसे हम जो है वो फ्रेंडली कहते हैं। दूसरा हमारा वर्ड आता है वार्म। वार्म का मतलब होता है अपनापन दिखाने वाला या फिर इमोशनली क्लोज रहने वाला, तो उसे हम वार्म कहते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा वर्ड आता है अप्रोचेबल। अप्रोचेबल का मतलब होता है जिससे आसानी से बात की जा सकती है, जिसे आसानी से आप अप्रोच कर सकते हो, जिससे आसानी से आप घुल मिल सकते हो। अप्रोचेबल लोगों के पास आने का मौका देता है, ठीक है। अप्रोचेबल क्या करता है, तो लोगों को अपने पास आने का मौका देता है, जबकि अलूफ क्या करता है, तो थोड़ी दूरी बनाए रखता है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंस समझना है। तो दोस्तों ये तो सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स, जहां पर हमने फ्रेंडली, वार्म, अप्रोचेबल ऐसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, ऑल्दो ही वॉज फ्रेंडली ही रिमेन्ड अलूफ फ्रॉम द ऑफिस पॉलिटिक्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि वो इंसान सबके साथ अच्छे से बात करता था, लेकिन ऑफिस की जो पॉलिटिक्स और अननेसेसरी ग्रुप डिस्कशंस है ना, उनसे वो हमेशा दूर रहता था। उसने जानबूझकर उन चीज़ों में इन्वॉल्व ना होने का फैसला किया। यहाँ पर अलूफ का मतलब क्या था कि खुद को किसी पर्टिकुलर चीज़ से या फिर लोगों से अलग रखना, दूर रखना। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि अलूफ यानी क्या है और कैसे हमें इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना है। तो दोस्तों आई होप आपको अलूफ अच्छे से समझ आ चुका है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है ब्लीक। दोस्तों ब्लीक का मतलब होता है उदास, निराशजनक, सूना, वीरान, कठोर, आशाहीन या फिर अंधकारमय। ये सारे इसके पॉसिबल मीनिंग्स है। यानी कि ब्लीक का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन, ऐसी जगह या फिर ऐसा कोई फ्यूचर या फिर ऐसा एटमॉस्फेयर जो बहुत ही उदास हो, बहुत ही निराशजनक हो, बहुत ही सुनसान हो, बिना किसी होप सा मतलब कि होप के लगे, तो उसे हम जो है वो ब्लीक कह सकते हैं। यानी कि जब कोई चीज़ देखने में या फिर महसूस करने में इतनी ज़्यादा डिप्रेसिंग, इतनी ज़्यादा आपको निराशजनक लगती है कि उससे आपको पॉजिटिविटी या फिर उम्मीद नज़र नहीं आती उसमें आपको, तो उसे हम ब्लीक कह सकते हैं। ये जो वर्ड है वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो सकता है, जैसे कि हम ब्लीक फ्यूचर कह सकते हैं, यानी कि निराशजनक भविष्य। ब्लीक वेदर कह सकते हैं, यानी कि ठंडा, उदास या फिर खराब मौसम। ब्लीक लैंडस्केप कह सकते हैं, यानी कि सुनसान और वीरान जगह है जहाँ पर कोई रहता नहीं है, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। या फिर ब्लीक सिचुएशन हो सकती है, यानी कि बहुत ही मुश्किल और होपलेस सिचुएशन जिसमें आप जो है वो पूरा अकेला महसूस करो। या फिर ब्लीक आउटलुक हो सकता है, निराशजनक संभावनाएं, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि याद रखना है कि ब्लीक का मतलब सिर्फ सैड नहीं होता, क्योंकि सैड का मतलब होता है उदास, लेकिन ब्लीक का मतलब होता है ऐसा उदास या फिर ऐसा निराशजनक माहौल जो सिचुएशन ज़्यादा, जहाँ पर सिचुएशन जो है वो मतलब कि वहाँ पर होप की बहुत ही कमी दिखाई दे, तो उसे हम जो है वो ब्लीक कहते हैं। ब्लीक में सैडनेस भी होती है, एम्प्टीनेस भी होती है, यानी कि खालीपन भी होता है, होपलेसनेस भी होती है, तो इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं, सोचो एक गांव में कई महीनों से बारिश नहीं हुई, खेतों में फसल सूख गई है, लोग परेशान हैं, हर तरफ निराशा का माहौल है, तो ये क्या है, एक ब्लीक सिचुएशन है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल ले तो एक स्टूडेंट जो है वो बार बार एग्जाम में फेल हो रहा है, उसे लगता है कि उसका फ्यूचर अच्छा नहीं होगा, तो
उसका जो फ्यूचर है वो उसे अपना फ्यूचर जो है वो ब्लीक लग रहा है। कैसा लग रहा है? तो बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है, बिल्कुल जो है वो मतलब कि उदासी भरा लग रहा है। या फिर हम कहेंगे दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास एक और है कि सर्दी के दिन है, आसमान में जो है वो काले बादल है, ठंडी मतलब कि तेज़ हवा चल रही है, रोड बिल्कुल जो है वो सुनसान है। तो वेदर और एटमॉस्फेयर कैसा है? तो ये भी ब्लीक है। यानी कि ब्लीक का मतलब होता है बहुत उदास, वीरान, निराशजनक या फिर होप के बिना लगने वाला। तो उसे हम कहते हैं ब्लीक। अब दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी सेंटेंसेस है जिन्हें पढ़कर हम समझ पाएंगे कि ब्लीक का हमें जो है वो इंग्लिश में कैसे यूज़ करना है। जैसे कि हम कह सकते हैं द फ्यूचर लुक्ड ब्लीक, मतलब कि फ्यूचर बहुत ही निराशजनक लग रहा था, यानी कि सक्सेस की उम्मीद बहुत ही कम थी। या फिर हम कहेंगे इट वॉज अ ब्लीक विंटर मॉर्निंग, मतलब कि सर्दी की सुबह बहुत ही उदास और सुनसान सी लग रही थी, यानी कि मौसम ठंडा और डिप्रेसिंग था। या फिर हम कह सकते हैं द विलेज हैड अ ब्लीक लैंडस्केप, मतलब कि गाँव का नज़ारा बहुत ही वीरान था, यानी कि हर तरफ सूखा और सुनसान माहौल था। इस तरीके से यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि ब्लिक का मतलब होता है ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसी सिचुएशन या फिर ऐसा फ्यूचर जो उदास हो, निराशजनक हो, वीरान हो या फिर होप से खाली हो, जिसमें कोई उम्मीद ना हो, तो उसे हम कहते हैं ब्लिक। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारे सिनोनिम्स को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला वर्ड आता है ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है उदास, अंधेरा या फिर डिप्रेसिंग। ग्लूमी सैडनेस को दिखाता है, जबकि ब्लिक सैडनेस के साथ साथ होपलेसनेस को भी दिखाता है। दूसरा हमारा वर्ड आता है डेसोलेट। डेसोलेट का मतलब होता है बिल्कुल वीरान और सुनसान, जहाँ पर कुछ भी नहीं है। यानी कि डेसोलेट ज़्यादा फिजिकल एम्प्टीनेस को दिखाता है, जबकि ब्लिक इमोशनल या फिर फ्यूचर की होपलेसनेस को भी मतलब कि दिखाता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तीसरा हमारा वर्ड है होपलेस। होपलेस का मतलब होता है जहाँ पर कोई उम्मीद नहीं होती। होपलेस सिर्फ होप की कमी को दिखाता है, जबकि ब्लीक जो है वो एटमॉस्फेयर और अपीयरेंस को भी डिस्क्राइब करता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये सारे हमारे सिनोनिम्स है जहाँ पर हमने ग्लूमी, डेसोलेट और होपलेस जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, होपफुल, ब्राइट या फिर चीयरफुल। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है होपफुल। होपफुल का मतलब होता है उम्मीद से भरा हुआ, तो उसे हम कहते हैं होपफुल। ये हमारे ब्लिक का डायरेक्ट अपोजिट है। दूसरा हमारा वर्ड आता है ब्राइट। ब्राइट का मतलब होता है रोशन, खुशनुमा या फिर प्रॉमिसिंग। ब्राइट जो है वो पॉजिटिविटी और अच्छे फ्यूचर को दिखाता है, जबकि ब्लीक जो है वो नेगेटिविटी को दिखाता है। तीसरा हमारा वर्ड है चीयरफुल। चीयरफुल का मतलब होता है खुशनुमा और उत्साह से भरा हुआ, ठीक है, उमंग से भरा हुआ। चीयरफुल पॉजिटिव इमोशंस को दिखाता है, जबकि जो ब्लिक है वो नेगेटिव दिखाता है, ठीक है, यानी कि डिप्रेसिंग नेचर को दिखाता है। इस तरीके से तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स है जहाँ पर हमने होपफुल, ब्राइट या फिर चीयरफुल जैसे वर्ड्स को भी डिस्कस कर लिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है द इकोनॉमिक सिचुएशन लुक्ड ब्लीक आफ्टर द क्राइसिस। इस सेंटेंस का मतलब है कि क्राइसिस के बाद देश की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही खराब और निराशजनक दिख रही थी। लोगों को जॉब्स, बिजनेस और ग्रोथ की उम्मीद बहुत ही कम नजर आ रही थी। यहाँ पर ब्लीक का मतलब क्या था? ऐसी सिचुएशन जिसमें फ्यूचर के लिए पॉजिटिव साइंस बहुत ही कम है, तो उसे हम कहते हैं ब्लीक। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि ब्लीक यानी क्या होता है और कैसे हम जो है वो इन सारे वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे सारे वर्ड्स यहीं पर खत्म होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।